सुप्रभात। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आप सभी का हिंदी अध्यापक अखिलेश शुक्ल स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर रहते हुए पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। इस अध्ययन अध्यापन के क्रम को बढ़ाते हुए आज हम सभी हिंदी साहित्य से पाठ 14 जिसका शीर्षक नीलू है पढ़ने के लिए उपस्थित हैं तथा इनकी इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। आइए सबसे पहले हम सभी महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। तो आइए हम सभी पाठ 14 नीलू के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र समस्त पशु जगत में वफादार समझे जाने वाले कुत्ते का है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने पालतू जीवों की सहृदयता, विवेकशीलता एवं मनोभावों का अत्यंत सरल, सहज व सजीव वर्णन किया है। इस पाठ का मूल उद्देश्य जीवों के प्रति दया की भावना का विकास करना है। अक्सर आप सभी से पाठ का उद्देश्य पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाठ 14 या नीलू पाठ का क्या उद्देश्य है तो आप बता सकते हैं। इस पाठ का मूल उद्देश्य जीवों के प्रति दया की भावना का विकास करना है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। अल्सेशियन कुत्तों की एक नस्ल है। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था, ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पीताभ रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों तक छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। इन्होंने लूसी के बारे में बताया कि लूसी वह सामान्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न थी। किस मामले में? उसके जो बाल थे वे पीताभ थे, पीले लगने वाले थे, पीले रंग के थे, और उसकी जो छोटी और काली आंखें थी वह उसके बुद्धिमान होने का परिचय देती थी। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलभ नहीं होता तो वह सबके साथ सहचर जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आदेश किसी का नहीं मानता, परंतु स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में तत्पर रहता है। लूसी की स्थिति भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी। उत्तरायण से जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह मार्ग बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा या चादर बांधकर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे। वंश परंपरा से वर्ष में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत
सामान की गठरी उसे गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा और आलू भूल गए, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की ओर चल देती। उसकी तत्परता के कारण मंगवाने वालों में भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती ही थी। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय ग्राम से भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसका मैत्री हो गया। उन दोनों की आकृति की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ति और अनगढ़ शिलाखंड की होती है, परंतु दुर्दिन के साथी होने के कारण वे सहचर हो गए। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धि की, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा अपने ही जीवन उष्मा के बल पर उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। शीत ऋतु में लकड़बग्घे प्रायः ऊंचे पर्वतीय अंचल से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। वैसे तो वह हिंसक जीव कुत्ते से कुछ ही बड़ा होता है, परंतु कुत्ता उसका प्रिय खाद्य होता है। सामान्य कुत्ते तो लकड़बग्घे को देखते ही स्तब्ध और निर्जीव हो जाते हैं, अतः उन्हें घसीट ले जाने में उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। असामान्य भूटिये या अल्सेशियन कुत्ते उससे संघर्ष अवश्य करते हैं, परंतु अंततः पराजित ही होते हैं। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी थी। एक संध्या के झटपटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट कर न आ सकी। बर्फ के दिनों में साँझ से ही सघन अंधकार घिर आता है और हवा ऐसी तुषार बोझिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती। इसी से प्रायः शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घों के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। सवेरे बर्फ पर कई छोटे छोटे पंजे के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए होंगे। बर्फ पर रक्त के धब्बे ऐसे लगते थे जैसे किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उस दिन संध्या के समय लूसी दुकान पर सामान लेने के गई, लेकिन फिर वह लौट कर वापस नहीं आई और सुबह होते ही जब हम सभी लूसी की तलाश करना प्रारंभ किए तो हम लोगों ने क्या देखा कि बर्फ पर कई छोटे छोटे पंजों के और आगे पीछे घसीटने के चिन्ह दिखाई दिए, जिससे यह प्रतीत होता था कि लूसी अपने प्राणों की रक्षा के लिए अत्यंत संघर्ष किया होगा तथा बर्फ पर रक्त के धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्राइंग पुस्तिका के सफ़ेद पृष्ठ पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। आते समय उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। वह न अल्सेशियन था न भूटिया।
रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के सम्मिश्रण से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। पूंछ अल्सेशियस कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। आंखें न काली थी न भूरी और न कंजी। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। वह ऊंची दीवार को एक ही छलांग में पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता ज्ञाप्ति के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि प्रवृत्ति दत्त स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी तरफ देखता ही नहीं। खाना तो दूर की बात है, यदि उसे किसी बात पर झिझक दिया जाता तो बिना बहुत मनाए वह मेरे सामने ही ना आता। विगत 14 वर्षों से बैठने का उसका स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। उसकी ऊपरी सीढ़ियों पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर्प धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता। न जाने किस सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता था। तब नितांत निरपेक्ष और उदासीन भाव से उसका घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता है। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से चहारदीवार कूदकर मेरे कमरे में सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रह जाता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 14 वर्ष के दीर्घ काल में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सभी देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बगले के रोशनदारों में गौरैया प्रायः तिनकों से घोंसला बना लेती हैं। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते।
इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी अन्य कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे 25 शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या फिर मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। उसकी इस नियम में भी व्यतिक्रम नहीं पड़ा, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा, स्वीकृति और निश्चित था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लान पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदार का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे घेरा अर्थात कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। रात चाहे उजली हो, चाहे बादल गरज रहे हों, चाहे आंधी चल रही हो, उसके चक्कर को विराम नहीं था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर से ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे घेरा अर्थात कंपाउंड में जा निकले और उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे जंगली बिल्ली द्वारा छत विछत कर दिए गए। किंतु सौभाग्य से पहरे के नित्यक्रम में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवार के पास देखा और शीत की रात की मलिन चांदनी में उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गए, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करने और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट का आभास पा लिया। जो भी उस संध्या को मेरे बगले पर पहुंचा, वह नीलू की विषादमयी निश्चेष्ट मुद्रा देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहा। जब 3 दिनों तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। पट्टियों के घटाटोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर आश्वस्त होकर प्रहरी की चिरपरिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे बैठा। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर, नर्स सब उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। अतः उससे संबद्ध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में यह केवल कजली के सामीप्य से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे।
परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी ही रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना नहीं कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम में होगी। अब आपने देखा कि इस कहानी में लेखिका ने अपने पालतू नीलू के कर्तव्यों का किस प्रकार से वर्णन किया है। इस पाठ को आप सभी 1 से 2 बार घर पर ही बैठकर पढ़ डालिएगा। आइए थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। ये सभी शब्दार्थ दिए गए हैं बेटा। आप सभी इसमें से 10 कठिन शब्द चुनकर 3 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और 10 शब्दों को शब्दार्थ के रूप में लिखकर याद करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।